हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेज। बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 जो 19 तारीख के डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जो जो भी चीज़ें दिए गए हैं सभी को हम लोग पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कब से ये फॉर्म भरना शुरू होगा और इसका लास्ट डेट क्या है, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या केवल 12th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं या 12th के अलावा कुछ और चाहिए। सारी चीज़ों को जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस की भी चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये वैकेंसी जो है 19 सितंबर के डेट में निकाली गई है। इसका देख लीजिए, विज्ञापन संख्या जो है 223 है। इसमें टोटल पोस्ट जो है 11,098 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम क्या हो जाएगा? क्लर्क होगा, स्टेनोग्राफर होगा, डाटा एंट्री होगा, ऑपरेटर एंड अदर और भी सारे पोस्ट हैं। एग्ज़ाम का नाम क्या हो जाएगा? बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023। अथॉरिटी क्या हो गया? बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो क्वालिफिकेशन जो है केवल 12th पास, यानी कि जो भी विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में भी जो 12th पास कर चुके हैं यानी कि इंटर पास हो चुके हैं और अगर उनका एज 18 वर्ष हो गया है तो वे लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है? यानी कि आवेदन जो करना है आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपका bssc.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, यानी कि फॉर्म भरने का जो शुरू होगा वो 27 सितंबर 2023 से, यानी कि 27/9/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 11 नवंबर 2023 रात के 11:59 तक, यानी कि रात के 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, 11 नवंबर तक। उसके बाद है फ़ी पेमेंट लास्ट डेट। तो फ़ी पेमेंट जो है 9 नवंबर जो है 2023 को रात के 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है एप्लीकेशन से 2 दिन पहले फ़ी पेमेंट का डेट रखा गया है, यानी कि 11 से 2 दिन पहले जो है आप अगर पेमेंट अपना कर लेते हैं तो फॉर्म को 2 दिन बाद भी भर सकते हैं। तो इसलिए फ़ी पेमेंट आपको 9 तारीख से पहले ही कर लेना है, नहीं तो फिर आपका उसके बाद फ़ी पेमेंट नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो 11 से पहले 2 दिन पहले यानी कि 9 तक आपको पेमेंट कर लेनी है हर हाल में, उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि किसके लिए कितना कितना एप्लीकेशन फ़ी देना है। तो जैसे जनरल हो गया, बीसी हो गया, एबीसी हो गया या अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो छोड़कर दूसरे स्टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको लगेगा 540 रुपया। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या क्या है। जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को 540 रुपया देना होगा। बाकी एसटी, एससी, पीएच का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, या जितनी भी महिला है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उनको लगेगा 135 रुपया। तो एसटी, एससी के जो विद्यार्थी हो गए और फिजिकली हैंडीकैप्ड और उसमें फीमेल चाहे जिस भी कैटेगरी की हो उनको भी 135 रुपया लगेगा। पेमेंट आपको कैसे करना है? तो ऑनलाइन मोड में करना है, यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है। अब देख लीजिए एज लिमिट क्या है। तो अभ्यर्थी का उम्र सीमा की गणना जो है 1/6/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1/6/2023 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 1/6/2023 के बाद में आपका 18 वर्ष पुगता है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है और मिनिमम सभी के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 वर्ष नहीं हो पाता है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। और कब तक? तो 1/6/2023 तक। इस
इस डेट तक जो है 18 वर्ष का एज हो जाना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज क्या रहने वाला है, तो मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो 37 वर्ष है। कितना वर्ष है? 37 वर्ष। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अगर आपका एज 37 वर्ष तक होता है 1/6/2023 तक, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज फॉर फीमेल यूआर, उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज फॉर मेल बीसी और ईबीसी, अगर बीसी कैटेगरी से या ईबीसी कैटेगरी के कोई मेल है तो उनको मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 40 वर्ष। और मैक्सिमम एज फॉर मेल एंड फीमेल एसटी एंड एससी, ठीक है। तो मैक्सिमम एज मेल और फीमेल का, चाहे एसटी हो एससी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए जो है 42 वर्ष रखा गया। तो एसटी एससी के मेल फीमेल सभी के लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष। जनरल लड़कों के लिए जो है 37 वर्ष, जनरल लड़कियों के लिए 40 वर्ष और बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष। और इसके साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो ये आप लोग जो है नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आपके कैटेगरी के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। 3 बरस से लेकर जो है 5 बरस 10 बरस तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को भी एज में छूट दी जाती है। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 तो होना ही चाहिए। 12 अगर आपका नहीं है तब तो फिर फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, लेकिन 12 के अलावा भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा जा सकता है किसी किसी पोस्ट पे। तो कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें आपको 12 के अलावा, जैसे आपको कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग आप नहीं भी जानते हैं फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पोस्ट दिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर और टंकन अनिवार्य नहीं है। बाकी जिस पोस्ट में है उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल जो है 22 विभाग में जॉब को निकाला गया है, 22 विभाग में, जिसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग एक बार अपने यहाँ पे दिया हुआ है क्रम संख्या, इधर है पद का नाम कि आपका पोस्ट नाम क्या है, विभाग का नाम, आप किस विभाग में जॉब करेंगे, और वेतन, यहाँ पे वेतनमान जो है लेवल 2 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है तकनीकी योग्यता और यहाँ पे दिया है वांछनीय योग्यता। जैसे अगर इस पोस्ट के लिए देखा जाए कि निम्न वर्गीय लिपिक, तो और विभाग क्या है? पथ निर्माण विभाग, यानी कि पथ निर्माण विभाग में आपका निम्न वर्गीय लिपिक का ये पोस्ट है और इसमें आपको वेतन मिलेगा लेवल 2 के हिसाब से। इसमें आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, मतलब आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए बस, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग पोस्टों पे। उसके बाद इधर आपका जो है सीट भी आपको बताया गया है। अनारक्षित के लिए कितना है? 15 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 4 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 और कुल पदों की संख्या 38। तो इस पोस्ट पर कितना वैकेंसी है? तो टोटल 38 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा किस में ज़्यादा सीट है और उसको जो है ना पहला प्रेफरेंस दीजिएगा, या आप अपने पोस्ट के हिसाब से जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जो पोस्ट पे आप जॉब करना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस में पहले नंबर पर दे सकते हैं। तो चलिए, और भी बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आपको सिर्फ 12th ही लगेगा। अगर आप 12th पास है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि फाइलोरिया निरीक्षक, ये आपको स्वास्थ्य विभाग में काम करना है और लेवल
4 के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा। और इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से होना चाहिए। आपका इंटर क्या चीज़ से होना चाहिए? विज्ञान से होना चाहिए। तो अगर सिर्फ साइंस से आप विज्ञान यानी कि साइंस से आप इंटर पास है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे ऐसे ही आपको बहुत सारा पोस्ट मिलेगा जिसमें सिर्फ आप अगर इंटर पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग अगर जिनको आता है उनके लिए और अच्छी बात है, उनको ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। और जिनको कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग और सब कुछ जानकारी है उन वो सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा, अपना अपना सीट जो है ना एक बार देख लीजिएगा। अब जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी, यानी कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तो इसके लिए इसके साथ आपको जो है मैट्रिक का मार्कशीट लेना होगा, इंटर का मार्कशीट लेना होगा, आधार कार्ड लेना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ लेना है, हिंदी एंड इंग्लिश सिग्नेचर, ठीक है, और एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये तो चाहिए ही। और कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, या कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है कि जिनको ज़रूरत है वहीं कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। जैसे जनरल वाले को कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, जो आरक्षण के अधीन आते हैं उनको ही कास्ट सर्टिफिकेट देना है, यानी कि बीसी ईबीसी एसटी एससी जो भी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। उसके बाद रेसिस्टेंस सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, ये सबको देना है आपको। अगर आप बिहार से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिहार का जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये नेसेसरी है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। उसके अलावा फॉर स्पेशल पोस्ट और कुछ पोस्ट है जिस पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना है यदि आपके पास है तो, और स्टेनो सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायरमेंट नोटिस। तो जहाँ जहाँ भी आपको स्टेनो सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा जिस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको स्टेनो सर्टिफिकेट देना होगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस, सभी पदों के लिए एक ही आवेदन देना है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन नहीं देना होगा। सभी उम्मीदवार किसी भी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सभी जानकारी जैसे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सीट डिटेल आदि को ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो जो भी है, अगर आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो उससे पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिए और अपना एज लिमिट देख लीजिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सीट डिटेल देख लीजिए, और तब उसके अनुसार जो है आप फॉर्म को भरिए। आपको किस सीट को पहले नंबर पर रखना है, किसको दूसरे नंबर पर रखना है, जो भी चीज़ें हैं पहले आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, तब आगे फॉर्म को भरिए। अब देखिए इसमें जो है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के बारे में क्या बताया गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, यानी कि 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने फॉर्म भरता है, 40,000 से अधिक विद्यार्थी फॉर्म को डालते हैं तो एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर उससे कम विद्यार्थी फॉर्म को डालते हैं तो एग्ज़ाम नहीं लाई जाएगी, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर जॉब दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं, फॉर्म तो चूँकि गिरेगा ही। तो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से एक अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अगर अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो एग्ज़ाम जो होगा एक से अधिक शिफ्ट में लिया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। तो अगर अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होती है, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट या चार शिफ्ट, जितना भी स्टूडेंट होगा उसके हिसाब से 4-5 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन तो अलग अलग होगा। तो उस केस में आपको समानीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से रिजल्ट तैयार होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव होगा, OMR पर देना है आपको। इसमें 2 परीक्षा होती है। कितनी परीक्षा? 2 परीक्षा, एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन। तो देख लेते हैं प्री में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो टोटल प्री में जो है टोटल क्वेश्चन होगा 150,
ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क मिलेगा और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो है 135 मिनट, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका सिलेबस क्या है। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से आपको जो है 50 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का। जनरल मैथ और साइंस, इसमें 25 गो मैथ रहेगा, 25 साइंस रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया और इसका मार्क्स हो जाएगा 200। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गया और ये 600 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैथ और साइंस 25-25, रीजनिंग आपका 50 गो और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 11,098 जो पोस्ट है उसका 5 गुना लगभग 60,000 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। तो यानी कि जितने भी रिक्ति है उसका 5 गुना जो है विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें जो है 2 पेपर होगा और एक पेपर होगा 400 का, दूसरा पेपर होगा 600 का। इसके लिए टाइम क्या होगा, तो हर पेपर के लिए 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, जैसे पेपर 1 के लिए भी आपको 2 घंटा 15 मिनट और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा 15 मिनट। फॉर एवरी राइट आंसर द कैंडिडेट इज अवार्डेड 4 मार्क्स। और सभी अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इसमें भी आपको 4 नंबर दिया जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। कि इसमें जो पहला पेपर होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होगा और 400 नंबर का होगा। जो दूसरा पेपर होगा और इसके लिए भी आपको टाइम 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। फिर आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें जनरल मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें 150 क्वेश्चन होगा और ये 600 नंबर का होगा। तो ये आपका जो दूसरा पेपर होगा ये हूबहू लगभग पीटी के जैसा होगा जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा। अगर प्री एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो ये सेकंड पेपर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज जो है एक्स्ट्रा है, तो इसकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। तो ये टोटल 2 पेपर, एक 400 का एक 600 का, टोटल ये 1000 का एग्ज़ाम होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हो गया 250। इसमें दोनों पेपर में आपको 2 घंटा 15 मिनट और दूसरे पेपर में भी 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखिए बिहार इंटर लेवल में सिलेक्शन 3 चरणों में होता है। जैसे प्री एग्ज़ाम देना होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम देना होगा और मेंस एग्ज़ाम में जो कटअप निकलेगा, अगर आप कटअप को पार कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ पोस्ट जहाँ पे आपको टाइपिंग है तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या जो भी है पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग है तो इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा, या कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो मेनली 3 प्रोसेस है, प्री, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो कुछ पोस्ट है जिस पर टाइपिंग की ज़रूरत है उसमें टाइपिंग टेस्ट लेकर और फिर आपको जॉब दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है बिहार एसएससी हेल्पलाइन नंबर। तो आप अगर आपको फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप जो है क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 के बारे में हमने आप सभी उम्मीदवारों को विस्तार से बताया व साथ ही बहुत सारी जानकारी प्रदान की। फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आया हो और ऐसे ही जानकारी के लिए प्रेप जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।